हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नाटो के बारे में, जो एक सैन्य संगठन है और जिसके तहत जितनी भी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक से रिलेटेड कंट्रियां हैं उसके पड़ोस में है, वो अपना एक सैन्य संगठन बनाकर विश्व स्तर पर अपना एक समूह क्रिएट की है, जिसके माध्यम से एक दूसरे की हेल्प करती है। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों, उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। पूरे विस्तृत तौर पर उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन है। ये भी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी महत्ता रखता है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, यह चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। इसमें 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख चुके हैं। आगे भी इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, अर्थात WTO के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो विश्व व्यापार संगठन इस समय है, क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक पूर्ववर्ती संस्था का परिवर्तित रूप है। पूर्ववर्ती संस्था का परिवर्तित रूप है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि यहां पर सिर्फ यही पढ़ते होंगे कि WTO कार्य क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यालय कहां है, इसके महानिदेशक कौन है। यही सारी नॉर्मल चीजें बेसिक तौर पे आप लोग पढ़ के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो डीपली तौर पे पूछा जाता है, खास करके UPSC और स्टेट PCS में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप वहां तक पढ़े ही नहीं रहते हो। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा और बेसिक पॉइंट से आप लोगों को लेकर चलूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि WTO की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब पड़ी, यह क्या है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, कैसे है, सब बात हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक टाइम पीरियड 1939 से 1945 का, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का था। कौन सा? 1945 का। इसके पहले हम लोग 3 संस्था पढ़ चुके हैं। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जापान पर USA ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम से अटैक किया। उसी समय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था टूट जाती है। जब विश्व की अर्थव्यवस्था टूटती है तो विश्व को संभालने के लिए, प्रत्येक कंट्री को अपनी महत्ता साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी। उसके तहत 2 से 3 संस्थाएं बनाई गई। उन संस्थाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था निकल के क्या आई थी, एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा? ब्रेटन वुड्स प्रणाली आई थी। कौन सी? ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जिसका वीडियो अलग से मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उस ब्रेटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। और जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो सम्मेलन हुआ था, वो हुआ कहां पर था? तो USA के न्यू हैम्पशायर नामक शहर में हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे बेसिक तौर पर, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे। मैं आप लोगों का बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा इसके बारे में। तो देखिए, जब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक मंच की जरूरत पड़ी। कौन सी? राजनीतिक मंच की। तो स्थापना कर दी गई UN की। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र की। लेकिन जब किसकी जरूरत पड़ी? आर्थिक मंच की, अर्थात की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी गई। साथ ही अगर आप लोग देखेंगे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका? ट्रेड का। तो व्यापार के लिए क्या हुआ कि व्यापार के लिए भी एक मंच की जरूरत पड़ी। लेकिन उस टाइम पर व्यापार के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि USA ने इसका विरोध किया। वह पूरी तरह से विकसित था उस समय भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसका कोई योगदान नहीं था। तो इसने विरोध किया, तो जितनी वैश्विक अदर कंट्रियां थी वो चिंतित हो गई कि अगर हमारा व्यापार नहीं संभलेगा तो देश किसी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या थी आप सब जानते हैं, जब युद्ध वगैरह होते हैं
तो जो कंट्रियां होती हैं वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका उस समय क्या प्रचलित था, वह था अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, जिसे हम लोग डिवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या? अवमूल्यन। आप सबको पता है कि अगर किसी भी कंट्री के मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, तो उसके माध्यम से विश्व व्यापार में, कहा? विश्व व्यापार में क्या हो जाता है, मांग ज्यादा हो जाती है। मांग क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अवमूल्यन की वजह से मांग घटती है या बढ़ती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। किस वाले चैप्टर में? डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में। तो वो वीडियो भी आप लोगों को कहां? इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। तो खैर उसे छोड़ते हैं, बात करते हैं उस टाइम की सिचुएशन की। तो जो कंट्रियां थी उन्होंने क्या रवैया अपनाया कि उन्होंने अवमूल्यन करना स्टार्ट कर दिया, अपने मुद्रा की वैल्यू गिराने लगी अदर कंट्री के अपेक्षा। तो उनकी उन्होंने जो प्रोडक्शन किया, जो उत्पादन उन्होंने किया, उसकी डिमांड बढ़ने लगी अदर कंट्री में। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो सिमट सी गई। सब अपना अवमूल्यन करने लगे व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से। तो बाद में क्या होता है कि कई कंट्रीज, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, 1947 में होता है हवाना सम्मेलन। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ये सब आपको नोट डाउन करना है। 1947 में होता है हवाना सम्मेलन। कौन सा? हवाना सम्मेलन। ऊपर आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग बना लेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 1945 से जोड़कर चलेंगे, ठीक? तो इतना सारी चीजें हो गई। तो फिर क्या होता है? 1947 जब हमारा इंडिया आजाद होता है, जिस वर्ष में 1947 में, उसी समय एक सम्मेलन किया जाता है। कौन सा? हवाना सम्मेलन किया जाता है। और हवाना सम्मेलन में क्या होता है कि पूरी तरह से 53 कंट्रियां भाग लेती है। 53 कंट्रियां, 53 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं। ठीक है, भागीदारी करते हैं। और यूएसए इसका पूरी तरह से क्या कर देता है? बाइकाट कर देता है। यूएसए इसमें भी नहीं आता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विश्व स्तर पर कोई एक ऐसा संगठन बने जो पूरे व्यापार को नियंत्रित करे। उसे अपनी महत्ता और अपनी उपयोगिता बनाए रखना था हमेशा के लिए। सारी कंट्रियों को अपने आप पर आश्रित करना चाह रहा था वो, इस वजह से वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। यूएसए हो जाता है इससे बाहर। तो बात क्या बन के आती है? उस समय 23 देशों ने मिलकर एक समझौता किया। कितनी कंट्रियों ने? 23 देशों ने मिलकर आपसी समझौता किया। ये चीजें आपको लिखनी है। 23 देशों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि क्यों ना हम एक अलग संगठन का निर्माण करें जिसके माध्यम से पूरे विश्व के व्यवसाय को नियंत्रित किया जाए। तो उस समय क्या आता है? डब्ल्यूटीओ उस समय नहीं आता है। उस समय इन लोगों ने मिलकर किसका निर्माण किया? वो था हमारा GATT। क्या था? GATT, गेट का इन्होंने निर्माण किया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो हम लोग देखेंगे, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। क्या? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। कई बार पूछ लिया है कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में बात की गई। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता। व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता। विषयक सामान्य समझौता, सामान्य समझौता। देखिए, मैं आप लोगों का पहले बेस मजबूत कर रहा हूं, उसके बाद में डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करूंगा। डब्ल्यूटीओ की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है। उसे समझने के लिए 102 वीडियो आप लोगों को लाना पड़ेगा, कम से कम 2 लेक्चर लाना पड़ेगा। बट मैं सारी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दूं, क्योंकि मेरा काम क्या है आप सबको पता, मैं आप लोगों का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करवाता हूं। ठीक, तो ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग बात करेंगे गेट सम्मेलन के बारे में, जहां से डब्ल्यूटीओ की उत्पत्ति होती। मैंने बात किया ना कि एक पूर्ववर्ती संस्था का परिवर्तित रूप है। क्या? डब्ल्यूटीओ। ये पूर्ववर्ती संस्था जो है वो गेट ही है। अगर पूछ लेगा कि गेट का निर्माण कब हुआ, शुभारंभ कब हुआ, तो हुआ 1947 के हवाना सम्मेलन से। इसमें यूएसए ने पूरी तरह से बाइकाट किया था। यूएसए फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक, चलिए
इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि गेट बनाने का उद्देश्य क्या था। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लिखना पड़ेगा और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनते हुए आए, खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे इस पर फोकस करेंगे और इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि गेट का उद्देश्य क्या था। गेट का उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य इसका निर्धारित किया गया था प्रशुल्क कम करना। ये चीजें आपको लिखनी है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशुल्क अर्थात टैरिफ कम करना। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा था व्यापार एवं प्रतिबंधों को हटाना। क्या था? व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना, सॉरी, व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना। व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना, ये क्या था? गेट बनाने का उद्देश्य था, मेन मोटिव था। और तीसरा पॉइंट क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इतना देखेंगे, गेट क्यों लाया गया? विश्व व्यापार को एकत्रित करने के लिए, पूरी तरह से संगठित करके उसका संचालन करने के लिए गेट की स्थापना की गई 1947 में। और कहां पर की गई? हवाना सम्मेलन में। हवाना सम्मेलन याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पार्टिसिपेट होने वाली 53 कंट्रियां थी, बट जो सिग्नेचर किया कितनी कंट्रियों ने किया? 23 देशों ने मिलकर गेट का क्या किया? निर्माण किया। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? गेट का फुल फॉर्म होता है पूरी तरह से क्या? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। चलिए अब बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था? प्रशुल्क कम करना। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके बारे में प्रशुल्क ही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्रशुल्क का आशय होता है टैरिफ। ये मोबाइल या वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो का टैरिफ नहीं था। वहां पर टैरिफ का आशय क्या लगाया जाता था? देखिए, यह हुआ हमारा टैरिफ। तो किसी भी कंट्री से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं किसी कंट्री को, या फिर इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो इस पर क्या होता है कि ज्यादा मात्रा पर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना हो, उसके लिए टैक्स लगाया जाता है। क्या? दोनों पर टैक्स लगाया जाता है और इन्हीं दोनों टैक्सों को हम लोग क्या बोलते हैं? टैरिफ। ठीक, बात समझ में आ गई? आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग कि जो व्यापार हम लोग करते हैं, पूरे व्यापार पर लगाए जाने वाला कर ही टैरिफ कहलाता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर लगाया जाता है। ठीक, तो इसकी राशि को कम करना था। क्यों? क्योंकि उस समय की सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दी थी कि जिस देश को जैसा मन में आता था वैसे टैरिफ का निर्धारण करता था और मुद्रा का अपने अवमूल्यन करता था। यहां पर एक पॉइंट और है कि गेट का उद्देश्य था मुद्रा के अवमूल्यन को भी कम करना। ठीक, तो वो सारी चीजें थी। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना। व्यापार के प्रतिबंधों का आशय यह है कि जैसे आपने किसी भी कंट्री से एग्रीमेंट कर लिया, किसी भी कंट्री से एग्रीमेंट कर लिया कि मान लीजिए हमारे यहाँ एक तरह से देख ले सोयाबीन का उत्पादन नहीं हो रहा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने किससे किया? पूरी तरह से कनाडा से क्या कर लिया? कनाडा से हम लोग इंपोर्ट करने लगे। क्या? इंपोर्ट करने लगे क्या? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। अब कल को क्या हुआ? हमारे यहां उत्पादन बढ़ा। एग्रीमेंट तो हम इससे कर लिए हैं, प्रतिबंध वगैरह लगाए हैं, लेकिन उसे हम क्या करेंगे? पूरी तरह से जब हमारा मन करेगा हम बंद कर देंगे। तो इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने के लिए गेट की स्थापना की गई। आई होप 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि भारत का नाम नहीं आ रहा है, ना चाइना का। परम मित्र हैं दोनों देश, हमारे पड़ोसी भी है हमारा चाइना। तो देखिए उस समय क्या हुआ, जब इसकी स्थापना हुई तो चीन और भारत दोनों इसके स्थापना सदस्य थे। जो 53 कंट्रियां थी और 23 कंट्रियों ने सिग्नेचर किया था, उनमें भारत और चाइना दोनों शामिल थे। लेकिन जब गेट की स्थापना होती है तब क्या होता है कि 1949 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखेंगे 1949 में, 1947 में सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? हवाना सम्मेलन, जिसके तहत गेट का निर्माण किया जाता है। 1949 में चीन इससे बाहर हो जाता है।
ये एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीएससी रिलेटेड में क्वेश्चन बता रहा हूं। 1949 में चीन बाहर हो गया, किससे? गेट से। ठीक, 1949 में चीन बाहर हो गया। और अगर याद रखने वाली बात है तो भारत इसका स्थापना सदस्य था। क्या? फाउंडेशन मेंबर था। जब इसकी स्थापना की गई गेट की, उस समय भी भारत इसका मेंबर था और आज भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है भारत। डब्ल्यूटीओ के कुल कितनी सदस्य कंट्रियां हैं? 164 हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल हाइपर मत होइए, परेशान मत होइए। जब तक बेस आपका मजबूत होगा, ये चीजें भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही होंगी अगर पढ़ने में आप लोग मन लगाए होंगे तो। क्योंकि आप हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि केवल डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म पढ़ लें, उसके कार्यों को, उद्देश्यों को, सब्सिडी वगैरह पढ़ लें। सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ को आज हम लोग एकदम से खत्म कर देंगे। जितनी भी चीजें इसमें हैं आप लोगों से छूटने वाली नहीं है, कहीं से भी पूछ लेगा, आप लोग बेधड़क होकर क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। चलिए बात करते हैं। चाइना इससे बाहर हो जाता है गेट के। उसके बाद क्या बात किया जाता है कि इसका सम्मेलन होता है। किसका? जैसे डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन होता है उसी तरह गेट का सम्मेलन होता है। इसमें 2-3 सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका पहला सम्मेलन कब होता है। तो इसका पहला सम्मेलन होता है जेनेवा में। कब? पहला सम्मेलन होता है जेनेवा में। और वो टाइम पीरियड कौन सा था? 1949 का। इसे देखिए, चाइना निकला है तभी यह सम्मेलन हो रहा है। 1949 में पहला सम्मेलन होता है। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन की, जो है 8वां सम्मेलन। और यह कहां होता है? उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री का नाम है, लेकिन उरुग्वे में किस जगह होता है कई बार पूछा है। वो जगह है पुंता दल अस्त। क्या? सारी चीजें आप लोगों को इतनी नई नई बताऊंगा ना, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि बाप रे, ये क्या है जो हमारा डब्ल्यूटीओ है, इसका बेस कैसा है, समझना पड़ेगा आपको। इसका नाम क्या था? पुंता दल अस्त। पुंता दल अस्त, ठीक है। पुंता, उरुग्वे के पुंता दल अस्त में क्या होता है? गेट का सम्मेलन होता है। अब यहां से न्यू पड़ेगी किसकी? डब्ल्यूटीओ की न्यू पड़ने वाली है। आप लोग बेफिक्र होकर वीडियो देखते रहिए, डायरेक्ट जोड़ के स्थापना रिलेटेड सारी बातें आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। चलिए बात करेंगे कि सर आपने पहला तो बताया, उसके बाद डायरेक्ट 8वां क्यों बता दिया? 8वां मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वही सम्मेलन था जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था। क्या था? सबसे ज्यादा विवादास्पद था। काफी कंट्रियों ने इसका विरोध किया था, खास करके जो चाइना था और यूएसए, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हम ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसलिए विश्व के सभी देशों के समर्थन में ये व्यापार नहीं करना चाह रहे थे। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे कि यह जो सम्मेलन था ये पूरी तरह से विवादित क्यों था, इस पर भी बात कर लेते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए, इसमें क्या किया गया? शुल्क दर में कटौती कर दी गई। क्या? शुल्क दर में कटौती कर दी गई। अब देखिएगा, शुल्क दर में कटौती कर दी गई। कौन सा सम्मेलन है? 8वां सम्मेलन जो उरुग्वे के पुंता दल अस्त में हुआ था। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, यह सबसे विवादास्पद था। यहां पहले हम लोग लिख लेते हैं सबसे विवादास्पद। अब यहीं पर आप लोगों को डंकन प्रस्ताव भी मिलने वाला है। डंकन प्रस्ताव जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखता है, यहां पर महत्ता रखता है। चलिए, तो इसके विवादास्पद होने का कारण था शुल्क दर में कटौती कर दी गई। जो शुल्क दर बोलो, टैरिफ जिसे हम लोग बोलते हैं, जो लगाते थे उसमें इन्होंने क्या किया? कटौती कर दी। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या किया? प्रतिबंधों पर रोक लगा दी। क्या? प्रतिबंधों पर रोक लगा दी। जो हम लोग यहां पढ़ रहे थे, व्यापार के प्रतिबंधों को हटाना इसका उद्देश्य था, लेकिन उरुग्वे सम्मेलन के तहत यह हटाया गया। प्रतिबंधों पर रोक लगा दी गई। साथ ही अवमूल्यन विरोधी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवमूल्यन विरोधी था। क्या था? अवमूल्यन विरोधी। जो कंट्रियां अपनी देश की मुद्रा का डिवैल्यूएशन करके अपने प्रोडक्ट को विश्व लेवल पर सस्ता करके बेचकर ज्यादा डिमांड बढ़ाकर फायदा कमा रही थी, उनके लिए यह क्या हुआ? पूरी तरह से एक, अगर हम लोग कह लें तो बहुत बड़ी क्षति का कारण बना। क्या? उरुग्वे।
उरुग्वे सम्मेलन जो पुंता दल अस्त में हुआ कब? 1949 में। इसीलिए यह विवादास्पद है। अवमूल्यन विरोधी हो गया कि जो भी कंट्री अवमूल्यन अपने देश का कर रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अब अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। जो प्रतिबंध लग रहा था उस पर भी रोक लगा दी गई। शुल्क दर में कटौती कर दी गई कि जो शुल्क दर जिसके मन में जितना आता था अपने मन से लगा देता था, उसमें भी क्या कर दी गई? कटौती कर दी गई। इतनी सारी चीजें इसके तहत हुई। ठीक, अब बात आती है 1986 और 90 में डंकन प्रस्ताव आता है। क्या डंकन प्रस्ताव आता है? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए, जैसे मैं लिखा हूं यहां तक करके, फिर इसे इसी से जोड़कर लिखेंगे। आगे हम लोग मोरक्को सम्मेलन देखने वाले हैं, जिसके बाद WHO की स्थापना होती है। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग इसे, जितनी जल्दी हो नोट डाउन करिए आप लोग, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करने वाला हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे WTO पर आते नहीं तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो भाग रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी चीज आप लोग पढ़ा करो उसका बेसिक क्लियर कर लिया करो। कल को किसी के पास बैठे हो, कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आप UPSC के स्टूडेंट हो, किसी को भी आप लोग कंफ्यूजन उसका दूर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? जब आपका बेस मजबूत होगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? डंकन प्रस्ताव छोटा सा है, देख लेते हैं। डंकन प्रस्ताव आता है कब? 1986 से 90 के बीच में। 1986 से 90 के बीच में डंकन प्रस्ताव आता है। अब बात आएगा कि सर ये क्या है, अचानक से डंकन प्रस्ताव कहां से आ गया? तो उस समय गेट के GATT जो हम लोगों ने अभी बात की थी गेट के बारे में, तो गेट के ये महासचिव थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था आर्थर डंकन। क्या? आर्थर डंकन। आर्थर डंकन नाम था किसका? महासचिव का। और ये महासचिव कहां के थे? तो ये थे, WTO अभी स्थापित नहीं हुआ है, गेट के महासचिव का नाम था आर्थर डंकन। और इसी प्रस्ताव के माध्यम से WTO की स्थापना होती है। बात करेंगे इसके बारे में, तो इसका एक कारण की वजह से भारत और ब्राजील ने विरोध किया। डंकन प्रस्ताव का भारत और ब्राजील ने विरोध किया। विरोध क्यों किया इस पर चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, बस इतना जानिए आप लोग। इसके बाद क्या होता है? मोरक्को घोषणा होती है। क्या? मोरक्को घोषणा। और ये टाइम पीरियड कब का है? मोरक्को घोषणा पूरी तरह से 1994 में। अब हम लोग चलेंगे 1994 के टाइम पीरियड में। इस पर 104 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया, मतलब अपनी सहमति जताई। मोरक्को घोषणा 1994 आ गया। मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि WTO तक मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा और पूरा व्याख्या करूंगा विस्तृत तौर पर। वीडियो अगर आप लोग शुरू से बिना स्किप किए देखे होंगे, आई होप सारी चीजें स्टोरी के तौर पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करेंगे कि इसके माध्यम से 1 अप्रैल 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई। WTO बोले तो जो हमारा चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। अब ऐसा तो नहीं है कि WTO की स्थापना हो गई तो गेट पूरी तरह से खत्म हो गया। गेट भी एक संस्था थी, अचानक से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 1995 को स्थापना तो हो रही है इसकी, लेकिन लास्ट दिसंबर तक गेट और WTO दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब बात आती है कि सर एक साथ मिलकर कार्य करेगा मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसकी थिंकिंग WTO की और गेट की थिंकिंग जस्ट अपोजिट थी। कैसे? जो गेट था, गेट पूरी तरह से क्या था? एक सरकारी संस्था था और UN के अंदर में कार्य करता था, संयुक्त राष्ट्र के अंदर में कार्य करता था। और यह क्या करता था? पूरी तरह से अस्थायी समझौते करता था। लेकिन देखिए ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं गेट, यहां लिख लेते हैं WTO। यह क्या करता था? अस्थायी समझौते करता था। अस्थायी समझौते करता था, WTO स्थायी समझौते करता था। ठीक है, यह पूरी तरह से स्वायत्त निकाय था। क्या?
स्वायत्त निकाय है। WTO यह स्वतंत्र निकाय है और यह यूएन के अंडर में कार्य करता है, कार्यकर्ता था, अब तो समाप्त हो चुका है, कार्यकर्ता था। कौन? दैट यूएन के अंडर में कार्य करता था, उसके माध्यम से संचालित होता था और यह स्वतंत्र निकाय, स्वायत्त निकाय है और स्वतंत्र भी है। यह स्वतंत्र निकाय भी है और यह यूएन के अंडर में कार्य नहीं करता है। ठीक, इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई? बोलिए हाँ, इसे नोट डाउन करिए, रफ करते हैं। अब बात करते हैं WTO के बारे में, जिसका आप लोगों को इतनी देर से इंतजार था। मैंने आप लोगों का 25 मिनट के करीब ले लिया। चलिए, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? WTO के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है और कल के डेट में इसके महासचिव का क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। इसके पहले महासचिव कौन थे? हमारे रोबर्टो अज़वेडो। रोबर्टो अज़वेडो थे, उनको बदल कर कल शाम को यह न्यूज आई थी, 2021 की बात है ये, कल शाम को एक न्यूज आई कि उन्हें पद से हटाकर एक अफ्रीकन देश है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की एक महिला है, उनको इसका महासचिव बनाया गया। और विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि WTO की निदेशक जो है, महानिदेशक, डायरेक्टर, वो बनी है महिला। 100% क्वेश्चन बनेगा हर एग्जाम में, याद रखेंगे। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग WTO की बेसिक चीजें। हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली, अब देखेंगे WTO की स्थापना। WTO की स्थापना हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है, कब होती है? 1 अप्रैल 1995 को। ठीक, बात करेंगे, स्थापना हो गई, इसका मुख्यालय कहां है? WTO का मुख्यालय कहां है? तो वह जेनेवा में है। और जेनेवा कहां पड़ता है? आप सबको पता होगा, स्विट्जरलैंड में। कहां है? जेनेवा, जेनेवा, और जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड, सपनों का देश। ठीक, स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना, सब स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। अब ये मत पूछना कि स्विट्जरलैंड कहां है, ज्योग्राफी में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, मुख्यालय हो गया। अब बात करेंगे इसके सदस्य देश कितने हैं। कितने? WTO के सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो वह है 164। कितनी? 164 कंट्रियां इसकी सदस्य हैं वर्तमान तौर पर। बात करेंगे कि इसके महानिदेशक, तो इसे 2 बार हम लोग देखेंगे। महानिदेशक, तो यहां 2 पॉइंट बनाएंगे, पहले और वर्तमान में। पहले और वर्तमान में, तो पहले कौन थे? हम लोगों ने उन्हें देखा, नाम उनका मैंने बताया, रोबर्टो अज़वेडो। कौन थे? रोबर्टो अज़वेडो। रोबर्टो अज़वेडो थे। इनका कार्यकाल क्या था? पूछ सकता है कि ये 2013 से 2017 के लिए नियुक्त किए गए थे। परेशान मत होइए, इनका कार्यकाल बढ़ा था। यहां से आप लोगों को क्या पता लगा कि इसके महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक, तो रोबर्टो अज़वेडो को 2013 में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। 2017 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस पूरी तरह से सही था, तो 4 साल इसमें और ऐड कर दिया गया। तो ये रिटायर कब हुए? 2021 में। मतलब इन्होंने 2 कार्यकाल किया अपना। क्या? 2 बार इन्होंने कार्यभार संभाला। तो याद रखेंगे, रोबर्टो अज़वेडो 2013 से 2017 के लिए नियुक्त किए गए थे। इनका परफॉर्मेंस सही होने के कारण 4 साल का इनका कार्यकाल और बढ़ा के 2021 तक के लिए कर दिया गया। और कल के डेट में ये हटा दिए गए पद से और लाई गई नाइजीरियन महिला। उनका नाम थोड़ा खतरनाक है, सही तरीके से देखेंगे आप लोग। क्या है? नगोजी ओकोंजो। अभी इतना ही नहीं है, नगोजी ओकोंजो, नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला। कल की डेट में आप लोगों को करंट अफेयर से बता रहा हूं, कल यह चेंज हुआ है। और इनका रोबर्टो, अगर पूछ लिया कि वर्तमान समय में WTO की अध्यक्ष कौन है, तो वो है नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो, ये कोंजो है, इवेला।
और ये कहां की है, तो यह नाइजीरिया की है। कहां की? नाइजीरिया की है। नाइजीरिया कहां पड़ता है ये भी मत पूछना आप लोग, मैं बता चुका हूं, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये पूरे विश्व में पहली बार डब्ल्यूटीओ की महिला अध्यक्ष बनी है, साथ ही पहली अफ्रीकन है, अफ्रीका से भी पहली है ये जो कहां पर आई है, डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष बनी है। ये बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है वहां पर, ठीक, नाइजीरिया में। आई होप ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्या आगे, और देखेंगे डब्ल्यूटीओ का कार्य। चलिए डब्ल्यूटीओ का कार्य देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंटरेस्टिंग रहा होगा। आई होप आप लोग सही तरीके से समझे होंगे, वीडियो स्किप नहीं किए होंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो मिस कर दिया है तो फिर से बैक जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज मैं आप लोगों को बताया हूं किसी बुक में आप लोगों को लिखा नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया था नोट्स प्रिपेयर करवाने का कार्य मैं करता हूं, और उसके लिए मैं 3 से 4 बुकें और साथ ही करंट अफेयर हर चीज का मैं क्या करता हूं, रिसर्च करके फिर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, सारे मटेरियल आप लोगों को एक जगह मिलेंगे, बस यही नोट्स पढ़ के जाएंगे, कोई भी एग्जाम क्रैक करके आएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए बात करेंगे इसके कार्य के बारे में। कार्य इसका क्या है? सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की निगरानी। क्या है? सदस्य देशों के, एक काम करते हैं ऊपर से लिखते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए डब्ल्यूटीओ के कार्य। अब बहुत महापुरुष ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम, अभी लिखा था मैंने, रफ किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आप लोग नाम याद रखेंगे किसका? गैट का, GATT। उसके बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है पूरी तरह से? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। वो याद रखेंगे, वो पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक। चलिए गैट के कार्यों में हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आज बहुत कम लिखना पड़ा आप लोगों को, है ना। चलिए बात करेंगे सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी। सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की निगरानी, पहला कार्य हो गया डब्ल्यूटीओ का। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यह संस्था ही इसीलिए बनाई गई कि विश्व व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित करे। तो उसके लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये बताना फेक है, जरूरी नहीं, आप सब ये जानते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है, नोट्स बनवाना। छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को बिना लिखवाए, परेशान मत होइए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आज तो सिर्फ लेक्चर दे दिए, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, लिखना पड़ेगा आपको। व्यापार विवादों का निपटारा। क्या? व्यापार विवादों का निपटारा कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। कि अगर किसी भी कंट्री के बीच में विवाद होता है व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, तो उसकी निगरानी करेगा और पूरी तरह से उसका निपटारा करेगा। तीसरा कार्य है व्यापार समझौते का प्रशासन। क्या? व्यापार समझौते का प्रशासन। व्यापार समझौते का प्रशासन। अब ये क्या है? प्रशासन क्या है? तो प्रशासन आप लोग पूरी तरह से जान रहे होंगे, गवर्नेंस को प्रशासन बोलते हैं। और डब्ल्यूटीओ का कार्य है कि व्यापार से रिलेटेड कोई भी कार्य हो उसको नियंत्रित करना, संचालित करना, ठीक। तो प्रशासन करेगा ही। व्यापार का समझौता, मान लीजिए इंडिया प्लस यूएसए के बीच में कोई व्यापार होना है और इसकी ट्रीटी हुई है, मतलब संधि हुई है या फिर समझौता हुआ है कोई, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में विवाद होता है, तो उसका निपटारा करने के लिए जो भी समझौता होगा यह डब्ल्यूटीओ के ही प्रशासन में किया जाएगा, इसी के नियंत्रण में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में ही किया जाएगा। तो दोनों के विवाद को यही निपटाएगा, ठीक। हर चीज का एग्जाम्पल देना पड़ता है आप लोगों के लिए। अब क्लास लाइव होने लगे फिर मैं आप लोगों से सही तरीके से बात कर पाऊंगा। चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। क्या पता आप लोग वीडियो लगाकर कुछ और कर रहे हो, ठीक। अगर लाइव चलता रहेगा तो मैं क्वेश्चन भी करता रहूंगा, आप लोगों से पूछता भी रहूंगा। अपना जो YouTube फैमिली है इसे सही तरीके से आप लोग बढ़ाते रहिए, योगदान आप लोगों का मिला है, धीरे धीरे चैनल बहुत तेज ग्रो कर गया है, ठीक। आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। जो मेहनत करता हूँ मेहनत नहीं लगती, सिर्फ ये लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक। और ये करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। वह क्या है?
सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी, व्यापार विवादों का निपटारा, व्यापार समझौतों का प्रशासन और व्यापार वार्ता के लिए फोरम। व्यापार वार्ता के लिए फोरम। फोरम का मतलब क्या है? मंच। कि जो व्यापार अगर किसी देश के मध्य में करना है तो उसकी जो वार्ता होती है, जो डिस्कशन होता है, वो किसके माध्यम से होगा? WTO के माध्यम से होगा। चलिए बात करते हैं 5वें कार्य के बारे में। सारे कार्य मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी लग रहा था ना कि मैं गेट के बारे में ही बता रहा हूं, आप लोगों को WTO नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा दोनों। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता। क्या? विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा मैटर कहां से ला देते हैं? फ्री में मिल रहा है आप लोगों को, आराम से लीजिए और पढ़िए। ठीक, मैं अपना सारा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो नोट्स मैंने बना रखा है। ठीक, सिर्फ आप लोगों के लिए 4 से 5 बुकों का पूरी तरह से क्या करके पढ़ के उसे समझ के जो जो जहां से इंपॉर्टेंट था वहां से उठा के लाया हूं। ठीक, चलिए 6वां पॉइंट, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। ठीक, तो इतने इसके कार्य हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5वां पॉइंट याद रखेंगे, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता। ऐसी कंट्रियां जो डेवलपिंग हैं, जो विकास कर रही हैं, जैसे हमारा भारत, तो इन सब में क्या है? इनके लिए तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प देगा। मतलब कि अगर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए यह सहायता प्रोवाइड करवाएगा, हेल्प करवाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है हमारा? IMF है, WO है, WB, वर्ल्ड बैंक है। ठीक, ये सारी कई संस्थाएं हमारी जिनसे यहाँ आपसी सहयोग बनाए रखता है और इनका भी सहयोग करता है और इनसे सहयोग लेता है। कौन? हमारा WTO। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब कोरोना से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग उधेड़ने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। बस इसी तरह से आप लोग सहयोग बनाए रखिए। बस चलिए इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके सब्सिडी के बारे में बात करता हूं कि सब्सिडी कौन कौन सी देता है। WTO 3 सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागने की जरूरत नहीं है। इतनी देर तक टिके हो तो वीडियो लास्ट तक देख लो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलिए बात करते हैं हम लोग WTO के बारे में, जो यह सब्सिडी प्रोवाइड करता है 3 क्षेत्रों में। वो सब्सिडी क्या क्या है? चलिए हेडिंग बनाएंगे हम लोग, WTO की सब्सिडी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, चीजें लिखना समझाना बहुत हार्ड पड़ जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों का कमेंट आता है तो बड़ी खुशी मिलती है। सब्सिडी 3 क्षेत्रों में प्रदान करता है यहाँ। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं वही हम लोग देखेंगे। किसमें टैक्स लगता है, किसमें टैक्स नहीं लगता है, किसमें छूट होती है, किसमें नहीं होती है। पहली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ग्रीन बॉक्स का अर्थ आता है कि जो हरी चीजों से रिलेटेड होगा। तो ग्रीन क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे होते हैं। इससे रिलेटेड जो आप लोगों को क्या मिलेगा? फंड मिलेगा। किसके तरफ से? WTO की तरफ से। उसके बारे में बात की जाती है, वो सब्सिडी मिलती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं हम लोग इसे। और यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता, प्रोहिबिटेड नहीं होता है यह। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्या? यह प्रतिबंधित नहीं होता है, यह प्रतिबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? किससे रिलेटेड है? इसके बारे में हम लोगों ने भी बात की कि यह पर्यावरण से रिलेटेड है। क्या? पर्यावरण से रिलेटेड है। जो इससे फंड वगैरह कुछ भी मिलेगा उसके बारे में यह सब्सिडी दी जाएगी। सेकंड सब्सिडी हमारी कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, वह है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। कौन सी? एम्बर बॉक्स सब्सिडी। क्या?
एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि यह क्या है, क्या इस पर प्रतिबंध लगता है? तो जी हाँ, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता, बट प्रतिबंध के साथ होता है। इस पर रोक लगती है, अर्थात प्रतिबंध के साथ होता है, पूरी तरह से यह फ्री नहीं होता। तो ये किस विभाग में होता है? तो कृषि उत्पादों के लिए जो सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य मिलता है, क्या? कृषि उत्पादों के लिए सरकार की तरफ से, कृषि उत्पादों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाला एमएसपी, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए क्या हो रहा है, इस समय दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है किसानों के द्वारा। तो ये होता है कि जो कृषि उत्पाद वगैरह होते हैं उनमें पूरी तरह से क्या करेगा, सब्सिडी प्रदान करवाएगा। कौन? WTO। ठीक, बात करेंगे तीसरे के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग उसे नोट डाउन करेंगे। तीसरा कौन सा है? सॉरी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। कौन सा? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है? ऊब लगे तो कोई बात नहीं, लगने दो, पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब बात करेंगे क्या ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है यह भी प्रतिबंधित है कि नहीं? तो यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता है। जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी उसी तरह से ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछ लेगा कि WTO निम्न 3 में से कौन सी सब्सिडी नहीं प्रदान करता। इन तीनों का नाम दिया रहेगा, एक अलग से सब्सिडी दे देगा, तो आपको वही मार्क करना है। ये तीनों सब्सिडी WTO प्रोवाइड करता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता इस पर। क्या? कोई प्रतिबंध नहीं होता। अब बात करेंगे कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती क्या है, किस विभाग में मिलती है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कृषि उत्पादों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाला MSP, मतलब कि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो अनाज है, उसका मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से दे दिया जाता था। उस पर सब्सिडी मिलती थी कि कुछ भी हो, आपकी धान हो या गेहूं हो, चना हो, मटर हो, मक्का हो, मैं इस रेट पर खरीदूंगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह भी किसानों से रिलेटेड है। किससे? कृषि से। लेकिन यह सब्सिडी मिलती है जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है किसानों को, या फिर कोई सहायता दी जाती है, कोई हेल्प, अगर कुछ भी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है किसानों के लिए, तो उस पर ब्लू बॉक्स सब्सिडी लगती है। किसके माध्यम से? WTO के माध्यम से। ठीक, तो ये थी हमारी सब्सिडी। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग पूरी तरह से वीडियो लास्ट तक देखे होंगे, चीजें क्लियर हुई होंगी और नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि बात करें WHO के बारे में। ठीक, WHO के बारे में बात करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन मैं देख रहा हूं NTPC में भी आ रहा है, और स्टेट PCS का एग्जाम हुआ था उसमें भी वहां से क्वेश्चन आया था, पेपर मैंने देखा था। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।